हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? बेटा लास्ट वीडियो के अंदर हमने इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम पर डिस्कस किया था। बेटा हमने हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रा देखा तो हमने ऑब्जर्व किया कि जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन अलग-अलग प्रकार की स्पेक्ट्रल लाइंस को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, जिसके आधार पर हमने हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रा को कितनी सीरीज में डिवाइड किया था बेटा? 5 सीरीज में डिवाइड किया था। पहली सीरीज आपकी कौन सी है बेटा? लेमन सीरीज। सेकंड कौन सी बेटा? आपकी बाल्मर सीरीज। थर्ड बेटा आपकी पासन सीरीज। फोर्थ बेटा आपकी ब्रेस्केट सीरीज और लास्ट और फाइनल कौन सी है बेटा? आपकी पिवट सीरीज। इसके अंदर हमने ये भी पढ़ा था बेटा कि जो आपकी ये जो लाइंस आप देख रहे हो जो अलग-अलग सीरीज से आकर एक फिक्स लेवल पे आपके रुक रही है बेटा, वो सीरीज लाइंस किसके नाम से जानी गई थी बेटा? स्पेक्ट्रल लाइंस के नाम से जानी गई थी बेटा। किसके नाम से जानी जाती है बेटा? ये लाइंस किसके नाम से जानी जाती है बेटा? स्पेक्ट्रल लाइंस के नाम से जानी जाती है। और हमें ये भी पता है बेटा कि यहाँ पर हर लाइन की जो वेवलेंथ है वो कैसी है? डिफरेंट है। इस लाइन की इस लेमन सीरीज के अंदर ये नहीं बोल सकते बेटा कि लेमन सीरीज के अंदर आने वाली हर स्पेक्ट्रल लाइंस की वेवलेंथ क्या होगी? सेम होगी। बिल्कुल गलत बात बेटा। लेमन सीरीज के अंदर आने वाली हर स्पेक्ट्रल लाइंस की जो वेवलेंथ है वो कैसी है बेटा? डिफरेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? इस लाइन की जो वेवलेंथ होगी वो डिफरेंट होगी इस लाइन से, इस लाइन की वेवलेंथ डिफरेंट होगी इस लाइन से, इस लाइन की डिफरेंट होगी इस लाइन से और इसकी इससे और इसकी इससे, इस प्रकार से सभी लाइंस की जो वेवलेंथ हो एक दूसरे से कैसी होगी बेटा? डिफरेंट होगी। सेकंड बात क्या याद रखनी बेटा कि लेमन सीरीज के लिए n1 की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 1। n1 आपका क्या होता है बेटा? n1 आपका वो एनर्जी लेवल होता है जिस एनर्जी लेवल को आप लोअर एनर्जी लेवल बोलते हो या उसकी ग्राउंड स्टेट बोलते हो बेटा। तो लेमन सीरीज के लिए ग्राउंड स्टेट क्या है बेटा? आपकी n1 और एक्साइटेड स्टेट क्या है बेटा? आपकी एक्साइटेड स्टेट आप देखिए इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहे हैं बेटा? 2 से भी आ रहे हैं, 3 से भी आ रहे हैं, 4 से भी आ रहे हैं, 5 से भी आ रहे हैं एंड सो ऑन। लगातार इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बेटा। तो आप क्या बोल सकते हो बेटा? क्या बोल सकते हो बेटा कि लेमन सीरीज के लिए n1 की वैल्यू कितनी होगी? 1, जो हमने यहां पे लिखा हुआ है बेटा कि लेमन सीरीज के लिए n1 की वैल्यू कितनी होगी? 1। और लेमन सीरीज के लिए n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? n2 की वैल्यू हो जाएगी बेटा आपकी 2 3 4 5 एंड सो ऑन लगातार। इसी प्रकार से बाल्मर सीरीज कौन सी सीरीज कहलाती है बेटा? आपकी जब ग्राउंड स्टेट कौन से लेवल की मानी जाए? 2 नंबर की मानी जाए बेटा। तो यहां पर ग्राउंड स्टेट 2 नंबर पे आ गई बेटा आपकी और एक्साइटेड स्टेट 2 को छोड़कर कहीं पर भी हो सकते हैं बेटा। 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से लगातार आगे बढ़ते हैं। फिर हमने बात की बेटा पासन सीरीज की। तो सेम पासन सीरीज कौन से लेवल पे आ रही है बेटा? 3 नंबर पे आ रही है। तो पासन सीरीज के लिए n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और n2 की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 3 को छोड़कर ऊपर तक जितनी भी वो सारी उसकी एक्साइटेड स्टेट है 4 5 6 7 8 सो। ब्रेस्केट सीरीज की अगर हम बात करें तो ब्रेस्केट सीरीज कौन से लेवल पे बन रही है बेटा? 4 नंबर पे बन रही है बेटा। तो ब्रेस्केट सीरीज के लिए n1 की वैल्यू कितनी होगी बेटा? आपकी 4 होगी। और उसके बाद जितनी भी वैल्यू बच गई बेटा वो सारी उसकी क्या बन गई बेटा? एक्साइटेड स्टेट यानी कि n2 वैल्यू बन गई बेटा। इसी प्रकार से पिवट के लिए n1 की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 5 होगी। और n2 की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 5 को छोड़कर बाकी जो बच गई वो क्या होगी बेटा? आपकी पिवट सीरीज के लिए n2 की वैल्यू होगी बेटा। तो यहाँ पर हमें यही याद रखना है बेटा कि अगर मान लो हमसे कोई न्यूमेरिकल देता है, न्यूमेरिकल के अंदर वो हमसे पूछता है बताइएगा इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सी सीरीज रहेगी। मान लो कोई भी इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन किसी एक्साइटेड स्टेट से जंप करके इस लेवल पे आ रहा है, तो बताइएगा तो उसके लिए किस प्रकार की सीरीज रही होगी और कौन से रीजन में इलेक्ट्रॉन गया होगा बेटा। तो आपको एक बात याद रखनी है कि अगर आपके n1 की वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है तो कौन सी सीरीज होगी बेटा? लेमन सीरीज होगी। n1 की वैल्यू 2 आती है बेटा तो बाल्मर सीरीज होगी। n1 की वैल्यू 3 आती है बेटा तो पासन सीरीज होगी। मैंने तो यहाँ पे लिखा हुआ बेटा अगर n1 की वैल्यू 1 आती है तो कौन सी सीरीज होगी? लेमन सीरीज होगी। और लेमन सीरीज के अंदर जो रीजन पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है बेटा? आपका अल्ट्रावायलेट रीजन। लेमन सीरीज में कौन सा रीजन पाया जाता है बेटा? आपका अल्ट्रावायलेट रीजन। बाल्मर सीरीज में कौन सा पाया जाता है बेटा? विजिबल रीजन। और बाकी जितने भी बच गए सभी में कौन सा पाया जाता है बेटा? इंफ्रारेड रीजन पाया जाता है बेटा। कौन सा पाया जाता है? इंफ्रारेड रीजन पाया जाता है। तो ये पॉइंट याद होना चाहिए कि n1 का मतलब क्या है? लेमन सीरीज से बिलोंग करता है। अगर आपका इलेक्ट्रॉन पहले लेवल पर आता है तो आप क्या बोलोगे बेटा? फर्स्ट सीरीज पर आता है तो आप बोलोगे सर वो लेमन सीरीज होगी। सेकंड सीरीज आपकी बाल्मर होगी। थर्ड होगी बेटा आपकी पासन, फोर्थ होगी ब्रेस्केट और फिफ्थ कौन सी होगी बेटा? आपकी पिवट सीरीज होगी। इसके अलावा p6 भी होती है बेटा। एक आपकी एक n6 होती है बेटा, उसका नाम होता है बेटा हाइमर सीरीज या हाइफन सीरीज। क्लियर? लेकिन यहाँ पे याद रखो वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है।
यहाँ तक ही जनरली आपकी सीरीज पूछी जाती है बेटा। तो आपसे पूछेगा बताइएगा इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर यहाँ पर जंप करके गए तो किस प्रकार की सीरीज के अंदर बिलोंग कर रहा होगा। तो याद रखिए बेटा कि यहाँ पर आपकी 5 सीरीज है, और अगर मान लो लगभग चाहे 6 का भी नाम ले तो आप बोल सकते हो बेटा जो 6 सीरीज होगी वो हेम्फ्री सीरीज होगी। कौन सा बेटा? हेम्फ्री सीरीज। अगर हम बात करें हेम्फ्री सीरीज, हेम्फ्री सीरीज, तो हेम्फ्री सीरीज कहां से होती है बेटा? जब उसके लिए ये भी इंफ्रारेड रीजन भी आती है बेटा। n1 कितना हो जाए 6 और n2 कितना हो जाए बेटा आपका 7 8 9 एंड सो ऑन। तो ये कौन सी सीरीज बन जाएगी बेटा? आपकी हेम्फ्री सीरीज बन जाएगी। लेकिन यहाँ तक कोई आएगा नहीं बेटा, हेम्फ्री सीरीज तक कोई नहीं पूछता यहाँ तक। क्लियर बेटा? यहाँ तक की बात। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, ध्यान से सुनिएगा बेटा। ये जो आपकी स्पेक्ट्रल लाइंस है ये किसी ना किसी लेवल से आ रही है भाई। मान लो इसकी बात करें तो 8 लेवल से आ रही है, इनके 8वीं नंबर से आ रही है, ये 6th नंबर से आ रही है, 5th से आ रही है, 2 से आ रही है, इस प्रकार से हमें नॉन है। लेकिन अगर सपोज करो कि आपकी एक ऐसी स्पेक्ट्रम लाइंस है जो इन्फिनिटी से चलकर आ रही है। इन्फिनिटी का मतलब हमें नोन ही नहीं है कि वो स्पेक्ट्रल लाइन किस लेवल से चलकर आ रही है। हमारे लिए तो वो कितना बेटा अननोन है। अननोन का मतलब कितना बेटा? वो हमारे लिए इन्फिनिटी है। अगर कोई आपकी स्पेक्ट्रम लाइंस इन्फिनिटी से चलती हुई इन सीरीज में से किसी भी सीरीज पर आए बेटा, जब आपकी स्पेक्ट्रम लाइंस इन्फिनिटी से चलती हुई इन सीरीज में से कहीं पर भी आए तो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग लाइंस। क्या बोलते हैं बेटा? उसे हम लिमिटिंग लाइंस। क्या बोलेंगे बेटा? उसे हम लिमिटिंग लाइंस। फॉर एग्जांपल अगर बेटा मैं इस पहले वाली सीरीज की बात करूं, सॉरी पहले वाली स्पेक्ट्रम लाइंस की बात करूं, तो मुझे एक बात बताइएगा, पहले वाली स्पेक्ट्रम लाइंस कहां से आ रही है? तो आप बोलोगे सर 8 से आ रही है। कहां पे आ रही है? 1 पे आ रही है। तो लोवेस्ट एनर्जी कौन सी बेटा? आपकी n1 होगी, और हाईएस्ट एनर्जी n2 कितना होगी बेटा? आपकी 8 होगी। तो अगर मैं पहली लाइन की बात करूं बेटा, तो पहली लाइन के लिए आप बोलोगे n1 तो आपका कितना है बेटा? 1 है। n1 तो आपका कितना है बेटा? 1 है। और n2 कितना है बेटा? आपका 8 है। क्योंकि पहली लाइन पर आ रही है, कहां से आ रही है? 8 से। तो दोबारा से सुन लेना कि n1 क्या होता है, n1 n2 क्या होता है बेटा? n1 आपका लोवेस्ट एनर्जी लेवल होता है कि लाइन मिनिमम से मिनिमम कौन से लेवल पर आ रही है वो तो आपका n1 कहलाएगा, और मैक्सिमम कहां से आ रही है वो आपका n2 कहलाएगा बेटा। तो पहली लाइन पे हमने बात की कि पहली लाइन के ऊपर आपका n1 कितना होगा बेटा? 1 हो गया, n2 कितना होगा बेटा? आपका 8 हो गया। अगर मैं इसके ऊपर बात करूं बेटा, जिसको मैंने लिमिटिंग लाइंस बोला है, क्या बोला बेटा मैंने? जिसे लिमिटिंग लाइंस बोला है। तो लिमिटिंग लाइंस के लिए मैं n2 अगर बोलना चाहूं तो n2 कितना होगा बेटा? आपका इन्फिनिटी होगा या नहीं होगा? और अब तो एक सोच रहे हो सर n1, तो बेटा n1 आपका लेमन में भी हो सकता है, बालमन में भी हो सकता है, पासन में भी हो सकता है, ब्रेस्केट में हो सकता है, पिफन में हो सकता है, या हिफ्री में भी हो सकता है बेटा। क्लियर है या नहीं? लेकिन जो आपका मैक्सिमम एनर्जी लेवल वो कितना है? इन्फिनिटी, जो हमें नोन नहीं है। तो एक ऐसी स्पेक्ट्रम लाइंस जो इनफाइनाइट लेवल से ग्राउंड स्टेट पे आ रही है बेटा, वो लाइन आपकी कौन सी लाइन कहलाएगी बेटा? वो कहलाएगी बेटा आपकी लिमिटिंग लाइंस। क्या कहलाएगी बेटा? वो आपकी लिमिटिंग लाइंस। यहां तक क्लियर बेटा? अब नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा, ध्यान से सुनिएगा आगे बेटा। इन सभी स्पेक्ट्रम लाइंस की वेवलेंथ कैसी है? डिफरेंट। हम ये नहीं बोल सकते बेटा कि सभी स्पेक्ट्रम लाइंस की वेवलेंथ क्या है? सेम है। मैं बार-बार इस बात को बोल रहा हूं बेटा कि इन सभी स्पेक्ट्रम लाइंस की जो वेवलेंथ है वो कैसी है? डिफरेंट है, क्योंकि अलग-अलग प्रकार के लाइंस अलग-अलग लेवल से आ रही है बेटा। तो किस प्रकार से वी कैन कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ ईच स्पेक्ट्रम लाइंस? अगर हमें हर स्पेक्ट्रम लाइंस की क्या कैलकुलेट करनी बेटा? वेवलेंथ कैलकुलेट करनी हो। अगर हमें हर स्पेक्ट्रम लाइंस की क्या कैलकुलेट करनी बेटा? वेवलेंथ कैलकुलेट करनी हो, तो हम किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं? तो देखते हैं बेटा। तो मान लो अगर हमें इस स्पेक्ट्रम लाइन की वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर इसको कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे? इसकी वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे? तो अलग-अलग स्पेक्ट्रम लाइंस की वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के लिए रैबर्ग के द्वारा एक जनरल फार्मूला दिया गया बेटा, जिसको हम किसका नाम देते हैं? रैबर्ग फार्मूला का नाम देते हैं बेटा। किसका नाम देते हैं बेटा? उसे हम रैबर्ग फार्मूला 1890 के अंदर
ये फार्मूला रेबर्ग के द्वारा दिया गया था एंड दिस फार्मूला इज ओनली यूज्ड टू कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस। और रेबर्ग फार्मूले की सहायता से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, स्पेक्ट्रल लाइंस की वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। यहाँ पर जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद कर लेना कि 11 सीरीज के लिए n1 की वैल्यू क्या होगी और n2 की वैल्यू क्या होगी, बार्मर के लिए इसी प्रकार से सभी के लिए। मैं इस पोर्शन को साफ कर रहा हूं, रफ कर रहा हूं बेटा। अब रेबर्ग फार्मूले की अगर हम बात करें बेटा, तो रेबर्ग फार्मूला 1890 के अंदर दिया गया था बेटा, और इस फार्मूले की सबसे बड़ी खासियत थी बेटा कि इस फार्मूले का यूज करते हुए हम हर स्पेक्ट्रम लाइंस की क्या कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, तो आपका जो रेबर्ग फार्मूला था बेटा, वो रेबर्ग फार्मूला आपका वेव नंबर कैलकुलेट करके देता है बेटा। क्या कैलकुलेट करके देता है बेटा, वो आपका वेव नंबर कैलकुलेट करके देता है। ध्यान से सुनिए बेटा, हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा रेबर्ग फार्मूले को लेकर, जो 1890 के अंदर रेबर्ग के द्वारा दिया गया था। और इसका फायदा क्या था बेटा कि विद द हेल्प ऑफ रेबर्ग फार्मूला ये आप बोल सकते हो बेटा, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। रेबर्ग फार्मूला कब दिया गया था बेटा, 1890 के अंदर दिया गया था। और इस फार्मूले का फायदा क्या है बेटा कि विद द हेल्प ऑफ रेबर्ग फार्मूला वी कैन कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। की रेबर्ग फार्मूले के द्वारा हम स्पेक्ट्रल लाइंस की क्या कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। जो आपका रेबर्ग फार्मूला है, इस रेबर्ग फार्मूले के अंदर हम स्पेक्ट्रम लाइंस की वेव नंबर कैलकुलेट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा बेटा, सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, रेबर्ग फार्मूले की सहायता से स्पेक्ट्रम लाइंस का क्या कैलकुलेट करते हैं बेटा, वेव नंबर कैलकुलेट करते हैं बेटा। तो सबको पता है बेटा कि जो आपका वेव नंबर होता है वो वेवलेंथ का क्या होता है, सॉरी जो आपका वेव नंबर है वो किसके बराबर होता है बेटा, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। अगर हमें वेव नंबर पता लग जाए तो हमें क्या कैलकुलेट करने में आसानी हो जाएगी बेटा, वेव लेंथ कैलकुलेट करने में आसानी होगी। और आपका जो वेव नंबर कैलकुलेट करने का तरीका वो किसने दिया था बेटा, रेबर्ग ने दिया था। इसलिए उसी के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया बेटा, रेबर्ग फार्मूला रखा गया। और वो रेबर्ग फार्मूला क्या है बेटा, देखिएगा वो है बेटा आपका न्यू बार इक्वल टू आर इनटू 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। और यहाँ पर है बेटा आपका क्या, z स्क्वायर। यहाँ पर क्या है बेटा आपका z स्क्वायर। तो ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला क्या कहलाता है बेटा, आपका रेबर्ग फार्मूला कहलाता है बेटा। क्या फार्मूला कहते हैं आपका, रेबर्ग फार्मूला। अब यहाँ पर एक टर्म को सुन लो बेटा, क्या कुछ टर्म बेटा, यहाँ पर न्यू बार कौन है बेटा, यहाँ पर जो आपकी न्यू बार है वो कौन है बेटा आपका, वो है वेव नंबर। न्यू बार कौन है बेटा आपका, वेव नंबर। आर कौन है बेटा, आर है बेटा आपका रेबर्ग कांस्टेंट। आर कौन है बेटा आपका, रेबर्ग कांस्टेंट है बेटा, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है बेटा। आर कौन है बेटा आपका, रेबर्ग कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू फिक्स है बेटा 109/677 सेंटीमीटर इनवर्स। ये वैल्यू याद होनी चाहिए बेटा। आर की जो वैल्यू है फिक्स है, फाइनल वैल्यू है, तो क्या होती है ये 109/677 सेंटीमीटर। ये वैल्यू याद होनी चाहिए हमेशा कि आर के स्थान पर हमेशा क्या पुट करेंगे बेटा, आर के स्थान पर हम हमेशा क्या पुट करेंगे बेटा 109/677। और अगर मान लो आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो, मीटर की फॉर्म में लिखते हो, तो आप इसको लिख सकते हो बेटा कि 1 2 3 4 5। तो मैं 5 डेसिमल इधर आया बेटा, तो 5097 into 10⁻⁴। अब एक बात बेटा, कितने डेसिमल पॉइंट आगे आया मीटर में 5, और मीटर को सेंटीमीटर में बदलूंगा तो कितना हो जाएगा, वो 7। और ये क्या बन जाएगा बेटा, सेंटीमीटर से मीटर बन जाएगा बेटा। क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर से मीटर बन जाएगा बेटा। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, उसका मीटर के अंदर फार्मूला बन जाएगा। उसकी यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, मीटर के अंदर 1.097 into 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। सेंटीमीटर से क्या बना दिया हमने, मीटर बना दिया।
तो ये r की वैल्यू है, ये याद होनी चाहिए बेटा। r क्या कहलाता है आपका, रेबल कांस्टेंट कहलाता है। रेबल कांस्टेंट की दो वैल्यू बेटा, सेंटीमीटर में अगर आप बात करोगे तो वो होगी बेटा आपकी 109 677 सेंटीमीटर, और उसके बाद मीटर में आप बात करोगे तो सेंटीमीटर को मीटर में बनाने के लिए आपको पता है कि क्या करना होता है बेटा। ये था आपका रेबल फार्मूला। आगे चलिएगा, अब यहाँ पर जो आपका N1 है वो N1 कौन है बेटा, N1 है बेटा आपका लोअर एनर्जी लेवल। N1 कौन है बेटा आपका लोअर एनर्जी लेवल। N1 कौन है बेटा आपका लोअर एनर्जी लेवल। जैसे कि लेमन सीरीज के लिए N1 कौन होगा बेटा आपका 1 होगा, बाल्मर सीरीज के लिए N1 कौन होगा बेटा आपका 2 होगा, पास्टन सीरीज के लिए N1 कौन होगा बेटा आपका 3 होगा, इस प्रकार से। और N2 कौन है बेटा, N2 है बेटा आपका हायर एनर्जी लेवल। हायर एनर्जी लेवल जहां से आपकी स्पेक्ट्रम लाइंस आ रही है बेटा। और Z कौन है बेटा, Z है बेटा आपका एटॉमिक नंबर। Z कौन है बेटा आपका एटॉमिक नंबर। जैसे अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू कितनी होगी बेटा 1। अगर हीलियम की बात करें तो हीलियम के लिए Z की वैल्यू कितनी होगी बेटा 2 होगी। लिथियम की बात करें तो 3 होगी। बेरिलियम की बात करें तो 4 हो जाएगी। कार्बन की बात करें तो 6 हो जाएगी। नाइट्रोजन की बात करें तो 7 हो जाएगी। तो जो आपका Z होता है, Z कौन होता है बेटा आपका एटॉमिक नंबर होता है बेटा। तो ये जो इक्वेशन आपको गिवन है बेटा, ये इक्वेशन किसके नाम से जानी जाती है बेटा, रेबर फार्मूले के नाम से जाने जाते हैं बेटा। और विद द हेल्प ऑफ रेबर फार्मूला, रेबर फार्मूले की सहायता से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो बेटा, स्पेक्ट्रम लाइन की वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हो। तो सबसे पहले आप क्या करो बेटा, स्पेक्ट्रम लाइंस का वेव नंबर कैलकुलेट करोगे, और वेव नंबर की जो वैल्यू आएगी उससे हम किसको कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, उसकी वेवलेंथ को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कोई पूछना चाहे कि वेवलेंथ और वेव नंबर से आप फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करो, तो फ्रीक्वेंसी का भी फार्मूला हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। वी नो दैट न्यू इज इक्वल टू किसके बराबर होता है बेटा, c बाई लैम्बडा के बराबर होता है बेटा। और 1 बाई लैम्बडा क्या कहलाता है बेटा आपका न्यू बार कहलाता है। तो हम ये भी तो लिख सकते हैं c इनटू न्यू बार। ये फ्रीक्वेंसी भी हम इससे क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। ये था बेटा आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर जो आपको स्पेक्ट्रम लाइंस मिलती है, उन स्पेक्ट्रम लाइंस की वेवलेंथ को किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाए वो भी हमने यहाँ पर पढ़ा बेटा। और ये कौन सा फार्मूला कहलाता है बेटा, ये कहलाता है बेटा आपका रेबर फार्मूला। बेटा रेबर फार्मूला से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर एक और छोटा सा टॉपिक हम डिस्कस करते हैं बेटा, जिसका नाम है ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की क्या कुछ लिमिटेशंस रहती है बेटा, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे अब। तो देखिएगा बेटा, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्या कुछ लिमिटेशंस रखता है, और इन लिमिटेशंस को किस प्रकार से दूर करने के लिए बोर्स मॉडल का जन्म होता है बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेटा, आज हम डिस्कस करते हैं बेटा रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, या हम बात करते हैं बेटा ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है बेटा, उसकी क्या कुछ ड्रॉबैक रहती है बेटा। तो ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, पहले लिमिटेशन की बात करते हैं बेटा कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। सबसे पहली और सबसे बड़ी लिमिटेशन है बेटा रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की, कि जो आपका रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है उसने बोला बेटा इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के द्वारा हम एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते, डिस्कस करते हैं बेटा। रदरफोर्ड ने बोला कि एटम के सेंटर के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज रीजन होता है, जिसका नाम उसने क्या रखा था बेटा, न्यूक्लियस रखा था। तो ये क्या होगा बेटा, रदरफोर्ड के एटम की न्यूक्लियस होगी जिसके ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब रदरफोर्ड ने बोला बेटा इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, जिस प्रकार से आपके सोलर प्लेनेट के अंदर, सोलर सिस्टम के अंदर सन के चारों तरफ आपके प्लेनेट क्या करते हैं,
रिवॉल्व करते हैं, उसी प्रकार से रदरफोर्ड ने बोला इस न्यूक्लियस के चारों तरफ भी इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में क्या करते हैं बेटा, रिवॉल्व करते हैं। तो ये बेटा उसका सर्कुलर पाथ है। यहाँ पर मान लो आपका इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या कर रहा है बेटा, रिवॉल्व कर रहा है। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या कर रहा है बेटा, रिवॉल्व कर रहा है। अब रदरफोर्ड बोलता है बेटा कि जब ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है तो रिवॉल्व करते समय वो अपनी डायरेक्शन को भी चेंज करता है, और जब वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है तो उसका जो एक्सेलरेशन वो भी क्या हो जाता है बेटा, चेंज हो जाता है। और जैसे उसका एक्सेलरेशन चेंज होता है तो वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोजर ऑर्बिट में आना स्टार्ट हो जाता है। या आप बोल सकते हो बेटा कि आपके इलेक्ट्रॉन पहले यहां पर मूव कर रहा था, फिर इसको दोबारा से बनाते हैं बेटा कि मान लो आपके रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग ये एटम की न्यूक्लियस हो बेटा, यहाँ पर एटम का क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बेटा, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या कर रहा है बेटा, रिवॉल्व कर रहा है। और रदरफोर्ड ने बोला बेटा कि जब ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, तो ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन देयर इज द एक्सेलरेशन इज आल्सो चेंज, कि जैसे इसकी जो डायरेक्शन वो चेंज होगी तो यहाँ पर क्या क्रिएट होगा बेटा, उसका एक्सेलरेशन क्रिएट होगा, और एक्सेलरेशन के क्रिएट होने के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है वो स्मॉलर से स्मॉलर ऑर्बिट के अंदर आता हुआ है, स्पिरिचुअल जो आपकी स्प्रिंग टाइप में जो ऑर्बिट होता है उस प्रकार से रिवॉल्व करता हुआ किसके क्लोज आ जाएगा बेटा, न्यूक्लियस के क्लोज आ जाएगा, और फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस, और लास्ट में किस में आके गिर जाएगा, न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा, एंड द एटम इज कोलैप्स, और एटम क्या हो जाएगा बेटा, खत्म हो जाएगा। लेकिन एटम तो कैसा होता है बेटा, स्टेबल होता है, और रदरफोर्ड ने क्या बोल दिया, एटम कैसा हो गया, अनस्टेबल हो गया, जिसके कारण रदरफोर्ड मॉडल को क्या कर दिया गया बेटा, रिजेक्ट कर दिया गया बेटा। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की पहली लिमिटेशन आती है बेटा कि रदरफोर्ड ने एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं किया। रदरफोर्ड ने बोला कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व करता है तो उस रिवॉल्व करते समय उसकी डायरेक्शन क्या होती है, चेंज होती है, और जैसे उसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा, चेंज होगी, तो डायरेक्शन के चेंज होते ही उसके अंदर जो एक्सेलरेशन वो क्या होगा बेटा, प्रोड्यूस होगा, और उस एक्सेलरेशन के कारण क्या होगा बेटा, जो ऑर्बिट है, जो इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट है वो ऑर्बिट न्यूक्लियस के ज्यादा से ज्यादा क्लोज आना स्टार्ट हो जाएगा, जिस प्रकार से स्प्रिंग वगैरह के अंदर होता है बेटा, और लास्ट में क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन क्लोज होता 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 लास्ट में किस में आके गिर जाएगा बेटा, न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा, और एटम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन एटम तो कभी भी खत्म नहीं होता बेटा। तो पहला पॉइंट आ गया बेटा कि रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग एटम कैसा है, अनस्टेबल है, लेकिन एक्चुअलिटी तो ये है कि एटम कैसा होता है बेटा, स्टेबल होता है। तो पहला पॉइंट और पहले लिमिटेशन हो बेटा कि रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग हम एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते बेटा। सेकंड बात करते हैं बेटा, सेकंड बात आती है बेटा कि जो आपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा पढ़ा है अभी अभी, वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा भी रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता बेटा। तो सेकंड लिमिटेशन आती है बेटा कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ द एलिमेंट। हाइड्रोजन के किसी भी एलिमेंट के स्पेक्ट्रा को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता बेटा। तो इट कुड नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट, कि किसी भी एलिमेंट के द्वारा लाइन स्पेक्ट्रा क्यों प्रोड्यूस किया जाता है इसके बारे में भी वो एक्सप्लेन नहीं कर सका बेटा। और लास्ट और फाइनल बेटा वो ये भी एक्सप्लेन नहीं कर सका कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट है और हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, इसके ऊपर भी वो एक्सप्लेन नहीं कर सका बेटा। तो नेक्स्ट आता है बेटा इट कुड नॉट एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। थर्ड आता है बेटा इट could not explain the distribution of electron and energy of electrons, कि किसी भी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट है और हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है ये भी वो एक्सप्लेन नहीं कर सका बेटा। तो हम बोल सकते हैं बेटा इतनी लिमिटेशन होने के बाद रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया बेटा। और रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के रिजेक्ट होने के बाद एक और नया मॉडल आता है बेटा जिसका नाम है बोर्स एटॉमिक मॉडल, जिसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे बेटा। तो आज के लिए इतना है बेटा, थैंक यू।